पिछले क्लास में हम लोग पाठ पढ़े थे, अब देखेंगे हम लोग पाठ के प्रश्न उत्तर। एक्सरसाइज है 5, पाठ का नाम है नागरी लिपि। चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगभग 200 साल पहले इससे देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगे, तब से इसके अक्षरों में क्या आ गई है, स्थिरता आ गई है। 200 साल पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और तब से इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है, रुक गई है। ये तो शुरू में था। बोलो, लगभग 200 साल पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगे, तब से इसके अक्षरों में स्थिरता आई है। समझ में आएगा? देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इसकी विविध बोलियां, नेपाली, मराठी, डॉट डॉट भाषाएं लिखी जाती हैं। बोलो, देवनागरी लिपि में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा इसके विविध बोलियां, नेपाली, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में लेखक क्या बताया है? बहुत सारा बताया गया ना, काशी, पटना। नागरी लिपि को देवनागरी इसलिए कहा जाता है, इसमें विद्वानों में विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि गुजरात के ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। कुछ के मत अनुसार तो मात्र नगर है, लेकिन काशी देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। लेखक इन सभी मतों को संकुचित मत बताया है। ठीक है, अरे बताया नहीं है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुजरात के ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा, और बाकी सब नगरी है, लेकिन काशी क्या है, देवनागरी, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। समझ में गया? बोलो नगरी शब्द को। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तो जैसन गुरु वैसन चेला। मांगस गुड़ धरावस ढेला। जैसन गुरु वैसन चेला, मांगस गुड़ धरावस ढेला। लिखो जी, बोलो बोलो। नागरी शब्द को देवनागरी क्यों कहा जाता है, इस संबंध में विद्वानों के भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि गुजरात के ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का उपयोग किया था, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो कुछ के मतानुसार शेष नगर तो नगर है, किंतु काशी देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। लेखक इन सभी मतों को संकुचित मत बताता है। समझ में आएगा? नेक्स्ट, नागरी के उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का संबंध क्या लेखक ने बताया है? तो नागरी के उत्पत्ति के संबंध में लेखक का स्पष्ट मत है कि नागरी लिपि का संबंध पक्का किसी नगर से रहा होगा, वह दक्षिण में नंदी नागरी के नाम पर हो या देवनगर के नाम पर देवनागरी हो। पटना भी प्राचीन नगर है, यहाँ विख्यात राजा देव हुए और इन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा इसका?
पटना को देवनगर कहा गया और यहाँ की लिपि को क्या कहा गया? नागरी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? तो बोला पक्का किसी नगर से संबंधित होगा या किसी राजा से संबंधित होगा। बोलो, नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का स्पष्ट मत है कि नागरी लिपि का संबंध किसी नगर से रहा होगा, चाहे वह दक्षिण में नंदी नागरी के नाम पर नंदी नागरी कहलाई अथवा देवनगर के नाम पर देवनगरी कहलाई। पटना भी प्राचीन नगर है और यहां विख्यात राजा देव हुए थे, इसी कारण ये देवनगर हुआ और लिपि देवनागरी कहलाई। समझ में आएगा? नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि थी? ईसा की 8वीं सदी में 11वीं सदी के मध्य नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुका था। क्या हुआ? उस समय तक यह लिपि सर्वदेशिक लिपि बन गई थी। देश भर में इस लिपि में के लिखित बहुत सारे लेख मिले हैं। ईसा की 8वीं और 11वीं सदी के मध्य नागरी लिपि का जो प्रचार था वो चारों तरफ हो गया था। उस समय यह देशी लिपि सर्वदेशिक लिपि बन गई थी क्योंकि देश भर में बहुत सारे लेख उसी समय मिले हैं। बोलो, ईसा की 8वीं 11वीं सदियों के मध्य नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी थी। उस समय तक यह लिपि सर्वदेशिक लिपि बन गई थी। देश भर में इस लिपि में लिखित बहुत सारे लेख मिले हैं। समझ में आएगा? नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो विद्वानों का कहना था कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया, बाद में कनौज पर अधिकार कर लिया और मिहिर, भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो बाहर से आए थे। बोलो, विद्वानों का कहना है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर, भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? तो विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर, भोज, महेंद्र पाल आदि गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेख पहले पहल नागरी लिपि के लेख से प्राप्त होते हैं। बोलो, विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर, भोज, महेंद्र पाल आदि गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेख पहले पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? इस प्रसंग में लेखक का क्या उल्लेख है? तो दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाई थी। कोंकण के शिलालेख हो गए, शिलालेख मान्यखेत, राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेख को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। नंदी नागरी लिपि किसे कहते हैं? इस प्रसंग में लेखक ने क्या बताया है?
तो बताया है कि दक्षिण भारत की लिपि, नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाई थी। क्यों? क्योंकि कोंकण के शिलालेख, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं ने के लेख को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया था। वहां के जो राजा थे वो जो लिखवाए थे उसी को क्या कहा गया? नंदी नागरी लिपि कहा गया। बोलो, दक्षिण भारत की यह लिपि, नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलालेख, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। पहल विजयनगर के राजाओं ने के लेख को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया। समझ में आएगा? इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 5 खत्म।